Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 10110 की यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। ओके, तो इसमें हम इंटरवेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरवेंशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन को पढ़ेंगे, इंटरवेंशन मैपिंग की प्लानिंग कैसे होती है इंटरवेंशन की वो हम पढ़ेंगे, क्या डिज़ाइन होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जाती है इंटरवेंशन वो हम पढ़ेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस कि जो भी हमने इंटरवेंशन करी है उसका क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट को कैसे एनालाइज करा जाता है वो, इवैल्यूएशन को पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरवेंशन है क्या। तो ये जो इंटरवेंशन होती है इसका मतलब है कि वो सब एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, उसे हम इंटरवेंशन कहते हैं उन सब एक्शंस को। अब इन इंटरवेंशंस का रोल कहाँ कहाँ पर होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में इसका रोल होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका रोल होता है, ठीक है। हम लोग क्लाइंट्स की साइकोलॉजिकल इशूज़, प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए इंटरवेंशंस का यूज़ करते हैं। और ये इंटरवेंशन किस पर बेस्ड होती है, काउंसलिंग पर बेस्ड होती है और साइकोथेरेपी पर बेस्ड होती है। हम किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, पूरे ग्रुप के लिए, कम्युनिटी के लिए भी इंटरवेंशंस कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी इंटरवेंशंस का यूज़ करा जाता है। वहाँ पर इंटरवेंशंस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर वर्कशॉप्स बनाई जाती हैं इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। अब इन इंटरवेंशंस का गोल क्या होता है कि इसका मेन गोल है किसी भी इंटरवेंशंस का कि ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लेकर के आना, ठीक है। कोई भी ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है, कोई भी ऐसा बिहेवियर या इवेंट है जिसकी वजह से, कोई भी ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ऐसे ह्यूमन बिहेवियर को चेंज उसमें लेकर के आना, ये इसका मेन गोल है। अब ये हम किसी एक ग्रुप पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक लार्जर ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिटी पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी एक इंडिविजुअल पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर मेनली हमारा टारगेट एक लार्ज ग्रुप होता है या फिर कम्युनिटीज़ होती हैं। अब इन इंटरवेंशंस को डेवलप कैसे करा जाता है कि इन इंटरवेंशन को डेवलप करते समय हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कॉग्निशन पर, ठीक है, और बिहेवियर पर, क्योंकि इन दोनों में ही हमें चेंज लेकर के आना होता है। क्योंकि कोई भी बिहेवियर हम करते कब है, पहले उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट प्रोसेस, स्कीमास वगैरह ये सब, और ये सब आते हैं कि इसमें हमारी कॉग्निशन में यानी मेंटल प्रोसेसेस में। तो कॉग्निशन और बिहेवियर पर हमारा मेन फोकस होता है जब भी हमको इंटरवेंशन को डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, ठीक है, काउंसलिंग हो गई या फिर और भी दूसरी टेक्निक्स हो गई, मेथड्स हो गए, तो वो हम बनाते हैं। तो मेन फोकस इसमें हमारा कॉग्निशन और बिहेवियर पर होता है जब भी हम इंटरवेंशन को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरवेंशन की डेफिनेशन बता रखी है जो हमने पहले भी पढ़ा कि डेफिनेशन क्या इंटरवेंशन की, एक्शन टू फैसिलिटेट चेंज इन इंडिविजुअल्स, फोकस ऑन मॉडिफाइंग बिहेवियर, कॉग्निशन एंड इमोशंस। इंटरवेंशन क्या होती है, वो सारे एक्शंस जो कोई चेंज लेकर के आए किसी भी इंडिविजुअल में या फिर ग्रुप में, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरवेंशन। और इसमें हमारा फोकस होता है बिहेवियर को मॉडिफाई करना, कॉग्निशन को या फिर इमोशंस में चेंज लेकर के आना, उन्हें मॉडिफाई करना। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोडजिंस्की, मोटोमोरा और स्नाइडर की डेफिनेशन दी हुई है जो उन्होंने दी थी 2012 में। इन्होंने इंटरवेंशन को डिफाइन करा है एज अ स्ट्रैटेजी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर फॉर इम्प्रूविंग फंक्शनिंग रिगार्डिंग सोशल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कि इंटरवेंशन क्या है, वो सारी स्ट्रैटेजी जो भी हम यूज़ करते हैं किसी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि हमारी जो फंक्शनिंग है और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, जो भी सोशल या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सब इंप्रूव हो सके, वो सब सॉल्व हो सके, फंक्शनिंग इंप्रूव हो सके, उसे हम लोग इंटरवेंशन कहते हैं उन सब स्ट्रैटेजीज़ को। अब टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन इसमें बताया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन क्या, साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट होता है साइकोलॉजिकल इशूज़ के लिए, ये एक इंटरवेंशन है। प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको एड्रेस करा जा सके, ठीक है। जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, ये सारी क्या है सोशल प्रॉब्लम्स है। इनके लिए हम लोग क्या है, कोई थेरेपी वगैरह तो नहीं बनाते, बट इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लोगों को इनके बारे में जागरूक करा जाता है, पोल्यूशन वगैरह इन सबको लेकर के। कुछ मेजर्स होते हैं जिनका यूज़ करा जाता है बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ठीक है, इमोशंस को, फीलिंग्स को चेंज करने के लिए। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन है। वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। यहाँ पर हम ओवरऑल बेसिक पढ़ रहे हैं कि इंटरवेंशन में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या होती क्या है इंटरवेंशन। अब इसमें फोकस ऑफ इंटरवेंशन वही चीज़ कि हमारा मेन फोकस क्या होता है इंटरवेंशन में, मॉडिफिकेशन और चेंज टू एलिविएट सोशल इशूज़ एंड प्रोमोट वेलफेयर, कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना, कॉग्निशन को मॉडिफाई करना या फिर उसमें चेंज लेकर के आना, ताकि सोशल वेलफेयर बना रहे। अब है इसमें डेवलपिंग इफेक्टिव इंटरवेंशंस। एक इफेक्टिव इंटरवेंशन कैसे डेवलप होती है, आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इशूज़ फॉर इंटरवेंशन। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स कि किन कारणों की वजह से वो सोशल प्रॉब्लम आई है, सोशल इशू क्या है, ठीक है, वो हमें समझना होता है। उसके फैक्टर्स जो भी उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हमें देखने होते हैं कि अच्छा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन एक सोशल प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। कि हमारे पास
कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम सारा कूड़ा इकट्ठा कर सकें। ये एक प्रॉब्लम है, तो लोग कहीं भी इकट्ठा करते हैं, कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। चूज इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। अब इसको लेकर के जो भी हमारे सोशल इश्यूज है उसके रिगार्डिंग एक हमें स्पेसिफिक कोई एक सबसे बेस्ट, सबसे सूटेबल इंटरवेंशन हमें ढूंढनी पड़ती है या फिर हमें नई इंटरवेंशन बनानी पड़ती है। तो ये कुछ इफेक्टिव वेज हैं, कुछ वेज है जिसके थ्रू हम लोग इफेक्टिव इंटरवेंशन यानी कि एक कामगार, ठीक है, एक अच्छी इंटरवेंशन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब अनएम्प्लॉयमेंट थी तो पहले महात्मा गांधी की जो योजना थी मनरेगा, इसको डेवलप करा गया था। इसमें क्या था कि 100 दिन के लिए रोजगार हर किसी को मिलता था। तो इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। कोविड-19 जब आया था, ठीक है, कोविड जब आया था तो उसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करा गया था, कोविड-19 के अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए गए थे ताकि लोगों को पता चले कि कोविड-19 क्या है, क्यों ये फैला है, किस तरीके से ये और ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है और किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। तो ये कोविड-19 के अवेयरनेस प्रोग्राम, ये एग्जाम्पल है कुछ प्रोग्राम्स के, इंटरवेंशंस के। लास्ट है इसमें लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, ठीक है, कितने लेवल पर हम लोग इंटरवेंशन कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंटरवेंशंस हो सकती हैं, ठीक है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरवेंशंस हो सकते हैं, कम्युनिटी के लिए, एक पूरे स्टेट लेवल पर इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। देखा, ये अलग अलग लेवल पर कि हमने सिर्फ एक स्कूल में, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग का प्रोग्राम रखा ताकि लोगों को समझ में आए कि क्रिएटिव राइटिंग करते कैसे, इसके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया। या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटरवेंशंस बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ा कि इंटरवेंशन क्या होती है, ठीक है, क्या इसका नेचर होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो हमने पढ़ा इंटरवेंशन का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन में हमारे पास 3 टाइप्स की इंटरवेंशन है। सबसे पहले है इसमें पर्सनल इंटरवेंशन, ठीक है। पर्सनल इंटरवेंशन किसे कहते हैं, जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जिसका यूज़ कर सकता है डेली, यानी कि रोज़ रोज़ जिस टेक्निक का, जिस इंटरवेंशन का, जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करा जा सके, उसे हम लोग पर्सनल इंटरवेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर ने क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करा ताकि उसके स्टूडेंट की जो लर्निंग एबिलिटी है वो एनहांस हो सके, ठीक है। तो ये एक इंटरवेंशन उन्होंने बनाई, एक नए स्पेसिफिक मेथड का उन्होंने यूज़ करा, टीचिंग मेथड का। या फिर एक दूसरा एग्जांपल इसमें लिखा है सुपरवाइजर प्रेजेस एन एम्प्लॉय टू एनकरेज इफेक्टिव वर्क, ठीक है। ये जो प्रेज करना है, ठीक है, किसी को अच्छा फीडबैक देना, इसकी वजह से ताकि वो इफेक्टिव वर्क कर सके, ये हम डे टू डे लाइफ में जिसका यूज़ करते रहते हैं, कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो इंटरवेंशन होती है जो डेली लाइफ में यूज़ करी जाती है, इसे पर्सनल इंटरवेंशन कहते हैं, कि एवरीडे लाइफ में जिसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इंकरेज करने के लिए, उनके बिहेवियर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं पर्सनल इंटरवेंशन, जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करी जाती है। सेकंड है, इसमें सेकंड टाइप ऑफ इंटरवेंशन है प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन। प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन क्या है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्शन होता है। ये डे टू डे लाइफ में रोज़ रोज़ हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम किसी को प्रेज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, हम भी कर सकते हैं, हमें भी कोई प्रेज़ करता है। टीचर्स जो है रोज़ नए नए मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, कि कभी भी उनको लग रहा है अच्छा ये मेथड नया यूज़ नहीं हो पा रहा, या फिर अब ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो वो पर्सनल इंटरवेंशन हो गया। प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा और कोई एक आपका स्पेसिफिक गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, उससे प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन कहा जाता है, जिसके लिए आप पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हो, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स। या फिर दूसरी इसमें एग्जांपल क्या है, कैरियर डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे यहाँ पे गोल है इस एग्जांपल में कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर करना है, जो एडोलेसेंट्स हैं उन्हें, ये आपका स्पेसिफिक गोल है। तो इसके लिए आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें आपने उनको बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है, किसके बारे में आज बात होने वाली है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसके बारे में जानना ज़रूरी है, अगर आप नहीं जानोगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये वन टाइम एक्टिविटी जैसा होता है जिसमें आपका एक स्पेसिफिक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज अपनी करते हो, स्टेप्स क्रिएट करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसे हम लोग प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा एम होता है कुछ ना कुछ प्रिवेंट करना, कि कोई बीमारी प्रिवेंट हो, लोगों को ना लगे, या फिर कुछ अपलिफ्टमेंट, ठीक है, एलिवेटिंग करना और एलिमिनेटिंग नेगेटिव सोशल आउटकम्स, ये आपका एम होता है प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में। तो 2 तरीके की इंटरवेंशन हमने पढ़ी, पर्सनल इंटरवेंशन और प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन। अब थर्ड है इसमें हमारे पास ट्रायल इंटरवेंशन। ट्रायल इंटरवेंशन क्या होती है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम पहले ट्रायल करेंगे, यानी कि ये एक ट्रायल बेसिस पर होती है ताकि हम इफेक्टिवनेस पता कर सकें। कि मान लो मेरे पास कोई नया नया क्लाइंट आया है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आया, अब आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी इंटरवेंशन लगाओगे वो हर इंटरवेंशन उसके लिए काम करेगी, या फिर कोई भी इंटरवेंशन काम कर जाएगी। आप पहले टेस्ट करोगे, ट्रायल करोगे, चलो ये इंटरवेंशन है, ये टेक्निक है, आप 10 दिन ट्राई करके देखो, अगर कुछ आपको डिफरेंस दिखता है अपनी हेल्थ में तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम कोई दूसरी इंटरवेंशन यूज़ करेंगे। या फिर आपको कोई नई नई डिसीज़ या डिसऑर्डर या फिर किसी एक नई बिहेवियर के बारे में पता चला है और आपने अभी तक उसके लिए कोई नई इंटरवेंशन नहीं बनाई है, उसके लिए कोई भी इंटरवेंशन नहीं बनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले नई इंटरवेंशन बनाएंगे
और जब नई इंटरवेंशन बनेगी, एक न्यू इंटरवेंशन बनेगी, तो उसको ट्रायल करना ज़रूरी हो जाता है ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है या फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल इंटरवेंशन। अब ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक हो गया रिसर्च बेस्ड, कि आपने क्या अपना पहले हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, फिर उसके लिए पॉपुलेशन ढूंढी, फिर पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करा, फिर उस सैंपल पे सारी इंटरवेंशन अप्लाई करी, ठीक है, फिर उसको मेजर करा, डेटा एनालिसिस करी, फिर जाकर के उसको जनरलाइज कर दिया। तो इस तरीके से इंटरवेंशन हम लोग ट्रायल इंटरवेंशन कर सकते हैं। या फिर एक पायलट बेस्ड स्टडी, यानी कि मैं कोई रिसर्च नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं एक बहुत ही स्मॉल सैंपल पर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ अपनी इंटरवेंशन को देखने के लिए कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो मैंने एक बहुत छोटा सा सैंपल कि एक स्कूल में टीचर है जो एक नई टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहती है, तो अब उसके लिए उसको पूरी रिसर्च करने की या फिर डेटा कलेक्ट करने की 10 स्कूलों से बच्चे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो 30 बच्चों की क्लास है उसमें से वो 4-5 बच्चों को ले सकते हैं, 10 बच्चों को ले सकते हैं, उस पर वो इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कितनी इफेक्टिव है, या उसकी वजह से कितनी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं आई है, या फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है जिससे कि वो इंटरवेंशन और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो उसे हम पायलट बेस्ड इंटरवेंशन कहते हैं। तो ये ट्रायल इंटरवेंशन है जिसमें हम एक तरीके से ट्रायल करते हैं कि हमने इंटरवेंशन लगाई और देखते हैं कि अच्छा ये काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर नहीं करती है तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे अपनी इंटरवेंशन में, फिर उसको दोबारा अप्लाई करेंगे। तो ये थी ट्रायल इंटरवेंशन। तो हमने 3 टाइप की इंटरवेंशन पढ़ी, पर्सनल इंटरवेंशन, प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन और ट्रायल इंटरवेंशन। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरवेंशन मैपिंग। इंटरवेंशन मैपिंग का क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब प्रोसेस, ठीक है, इंटरवेंशन मैपिंग क्या है, एक प्रोसेस जिसमें कि सिस्टमैटिक प्लानिंग करी जाती है बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड थियरीज, कि जो भी हमारे पास थियरीज है या फिर साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी हमने कर रखी है पहले से, ठीक है, उसके बेसिस पर हम एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं कि हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इंटरवेंशन मैपिंग कहते हैं कि एग्जिस्टिंग थ्योरी को कैसे अप्लाई करा जा सकता है, कैसे उनको यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। और इस पूरी प्रोसेस को जो भी हम सिस्टमैटिक प्लानिंग वगैरह करें, इसे हम इंटरवेंशन मैपिंग कहते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इंटरवेंशन मैपिंग करते हैं, कि सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कि हमें पता हो एटलीस्ट कि हम किस इशू को, किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारा पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप फिर स्ट्रेट हम लोग किसे पहुंचाते हैं, प्लानिंग, कि प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, अब एक डिटेल प्लान उसके लिए तैयार करना स्टार्ट कर दो कि क्या क्या इंटरवेंशन हम लोग करने वाले, कैसे करने वाले हैं। सेकंड स्टेप प्लानिंग हो गया। थर्ड स्टेप होता है अब उसको इंप्लीमेंट कर दो, यानी कि अप्लाई कर दो, कैरी आउट द इंटरवेंशन। और लास्ट स्टेप क्या हुआ कि जो हमने इंटरवेंशन अप्लाई कर दी है, अब उसको इवैल्यूएट करेंगे, कि हम असेस करेंगे कि हमारी जो इंटरवेंशन हमने अप्लाई करी है, ठीक है, जो हमने एक्शंस लिए हैं वो कितने इफेक्टिव रहे हैं, क्या उनसे बेनिफिट मिला है, क्या चेंज आया है, क्या ह्यूमन बिहेवियर चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन इंटरवेंशन मैपिंग के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, पूरी प्रोसेस क्यों करते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, लिंकिंग ईच स्टेप टू अवॉइड एरर्स, इवैल्यूएट्स इंटरवेंशन एफिकेसी एंड मेक्स नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अब इंटरवेंशन मैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरवेंशन मैपिंग क्या है कि सिस्टमैटिक प्लानिंग करना। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक प्लानिंग है ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें हर स्टेप में हर जगह प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, और हम किस तरीके से कौन सी इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, वहाँ भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, वहाँ पर भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हर एक स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड हो, कहीं भी एरर आने की कोई भी चांसेस ना रहे। कि हमने इंटरवेंशन के जो कोई इशू था उसके लिए हमने एक सही इंटरवेंशन चूज़ कर ली जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उसके बेसिस पर। ठीक है, अब मैंने इंटरवेंशन चूज़ भी सही करी है। ठीक है, मैंने जो है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी सही कर दिया, लेकिन मैंने उसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं करा। ठीक है, कि मैंने उसको बताया ढंग से नहीं। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं ढंग से बोल नहीं पाई, सबको सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या फिर मैं उस इंटरवेंशन को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से मेरी जो पूरी इंटरवेंशन है उसमें एरर आ सकता है। और इस तरीके के एरर को हम लोग टाइप 3 एरर कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी इंटरवेंशन इनइफेक्टिव निकलती है, यानी कि काम नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि पुअर डिज़ाइन की वजह से या फिर इंप्लीमेंटेशन हमने उसकी ढंग से नहीं करी, कि सारी चीज़ें सही थी बट मैंने उसको अप्लाई ढंग से नहीं करा। ठीक है, उसकी वजह से जो एरर आता है उसे हम टाइप 3 एरर कहते हैं, और ये ना आए इस वजह से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो इसे हम इसलिए जो इंटरवेंशन मैपिंग है, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है सिस्टमैटिक प्लानिंग की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि एरर्स ना आए। अब है इसमें पर्सपेक्टिव्स इन इंटरवेंशन प्लानिंग, कि कौन कौन से नज़रियों का, ठीक है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरवेंशन प्लानिंग में। इसमें टोटल 4 पर्सपेक्टिव्स हमें बताए हैं। ठीक है, 4 पर्सपेक्टिव्स है। फर्स्ट है इसमें पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इधर पार्टिसिपेशन होगी, लेकिन किसकी पार्टिसिपेशन होगी, पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, जिनके ऊपर मैं इंप्लीमेंटेशन करने वाली हूँ अपने इंटरवेंशन की, ठीक है, जिनके ऊपर सारी इंटरवेंशन अप्लाई होने वाली है, उन पार्टिसिपेंट्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी इन्वॉल्व हो
ताकि उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे कि अच्छा ये जो इंटरवेंशन बनी है इसमें हमारा भी रोल था इसे बनाने में, हमारी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा भी एक रोल था। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, वो रेसिस्टेंस कम करेंगे, कि हमारे पर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे कि नहीं हम तो इंटरवेंशन अप्लाई नहीं करने वाले। अच्छा आपने बोला 4 दिन तक इस तरीके का खाना खाना है, हम तो खाने नहीं वाले। लेकिन अगर उस पूरी प्लानिंग में, ठीक है, जो पूरी इंटरवेंशन मैपिंग के दौरान स्ट्रैटेजीज बनाते समय अगर वो पार्टिसिपेंट्स भी खुद से पार्टिसिपेट करें कि अच्छा हम ये मॉडिफिकेशन चाहते हैं या फिर हम लोग को लगता है कि ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो खुद से एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका आएगा इंटरवेंशन को लेकर के, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इट एम्पावर्स दी पार्टिसिपेंट्स, ये चीज़ होगी, तो इसे हम पार्टिसिपेशन पर्सपेक्टिव कहते हैं। सेकंड इसमें जो पर्सपेक्टिव है वो है इलेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ थ्योरीज, कि इलेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ थ्योरी, ये वाला पर्सपेक्टिव बोलता है कि यार आप लोग ना सिर्फ एक ही जो थ्योरी को यूज़ मत करो, दुनिया भर की थ्योरीज है हमारे पास, मल्टीपल थ्योरीज का यूज़ करो किसी एक सोशल इशू को समझने के लिए। आप सिर्फ एक तरीके से एक थ्योरी से पूरे इशू को नहीं समझ सकते, आपको मल्टीपल थ्योरीज को यूज़ करना चाहिए। इसको हम लोग इलेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ थ्योरीज कहते हैं। थर्ड है इसमें सिस्टम पर्सपेक्टिव। अब जो ये सिस्टम पर्सपेक्टिव है ये कैसे व्यू करता है इंटरवेंशन को, कि भाई इंटरवेंशन क्या है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो पूरा लार्ज सिस्टम है उसका ही एक पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इस तरीके से हमें इंटरवेंशन को देखना चाहिए। ये एक अलग हिस्सा नहीं है, ठीक है, बाहर से नहीं आया है, ये हमारे ही सिस्टम का, हमारी जो जिस भी सिनेरियो में हम लोग इंटरवेंशन लगाना चाह रहे हैं, जिसकी भी हम बात करें, उसी का एक पार्ट है। लेट्स सपोज कि जैसे हमने स्कूल वाला एग्जांपल लिया था कि स्कूल में कोई टीचर है जो कि एक न्यू स्ट्रैटेजी, एक न्यू टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके स्टूडेंट्स, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से और जल्दी जो है और लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सके, उनकी लर्निंग और ज़्यादा इंप्रूव हो सके, इन्हांस हो सके। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने जो ये न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, इसको मैं अलग नहीं मानूंगी कि ये तो बाहर से आई है तो इसके ऊपर तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी चीज़ इससे अफेक्ट नहीं कर सकती। मैंने इंटरवेंशन ली और इसको अप्लाई कर दिया तो बस सीधे वो अप्लाई हो जाएगी और सारी जो चेंजेस है वो होते चले जाएंगे और लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। जो हमारा स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हमारा पूरा लार्जर सिस्टम हो गया, हमने लेट्स सपोज कि स्कूल हमारा लार्जर सिस्टम हो गया, जो स्कूल का करिकुलम है वो भी इंटरवेंशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, स्कूल उसको अलाउ करता है नहीं करता है इंटरवेंशन को अप्लाई करने के लिए, वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। और स्कूल में क्या इतना टाइम मिलता है बच्चों को, या फिर इतना हमारे पास टूल्स हैं, इतना पैसा है कि हम उस इंटरवेंशन को अप्लाई कर सके, नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लार्जर सिस्टम का एक पार्ट है इंटरवेंशन, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है। हम इसको अलग से नहीं समझ सकते कि इसके ऊपर किन्हीं भी चीज़ों को, क्या किसी भी चीज़ का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे सब चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, वैसे ही हमारे इंटरवेंशन के ऊपर भी पूरे सिस्टम का इन्फ्लुएंस आएगा, वो भी इसे अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी रोल प्ले करते हैं किसी भी इंटरवेंशन को इफेक्टिव या फिर इनइफेक्टिव बनाने में। तो हमें उन्हें भी कंसीडर करना होगा कि जो पूरा सिस्टम है, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब इसको अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे ही सिस्टम का एक पार्ट है इंटरवेंशन, तो ये भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। लास्ट इसमें जो पर्सपेक्टिव है वो है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव बोलता है कि जब भी हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं तो हमें हमारा जो सोशल सेटिंग्स है, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट, इस सब का भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर अफेक्ट होता है। तो ये भी रोल प्ले करता है कि आप इंटरवेंशन लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आपको स्कूल की तो सारी चीज़ें सही हो गई, लेकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनके घर में उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, या फिर उनके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है जिसकी वजह से उनका मन नहीं करता पढ़ाई में, या फिर उनका सारा ध्यान उसी में भटक जाता है। तो ये जो सोशल सेटिंग्स है, ठीक है, जो सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो भी रोल प्ले करता है, तो उसको भी हमें कंसीडर करना है इंटरवेंशन अप्लाई करते हुए। तो ये 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू हम लोग प्लानिंग को, इंटरवेंशन प्लानिंग को समझ सकते हैं, तो इन चारों पर्सपेक्टिव्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है इसमें कंस्ट्रेंट्स इन इंटरवेंशन प्लानिंग। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या, यानी कि क्या क्या बाधाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरवेंशन को डिज़ाइन करते समय, कि जब हम कोई इंटरवेंशन बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले बजटरी कंस्ट्रेंट, कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, फाइनेंशियली इंप्लीकेशन मस्ट बी कंसीडर, कि क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम 100 जनों पर इस इंटरवेंशन को लगा सकते हैं, इतना पैसा लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है, या फिर हमारा जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग हमें इंप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो डिज़ाइन बनाते समय, यानी कि पूरी प्लानिंग के टाइम पर जब हम इंटरवेंशन को डिज़ाइन कर रहे हैं उस टाइम पर हमें बजटरी कंस्ट्रेंट्स को भी देखना पड़ता है। सेकेंड है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट से रिलेटेड है, कि जो भी जिनके ऊपर अप्लाई हो रही है हमारे इंटरवेंशन, तो वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि वो चाहते भी हैं उनके ऊपर इंटरवेंशन अप्लाई हो या फिर नहीं चाहते। तो वो खुद से कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी विलिंगनेस है पार्टिसिपेशन की, वो भी मैटर करती है, ठीक है। अगर वो बोल दें कि नहीं हमें तो ये दवाई खानी नहीं है, या फिर हमें तो ये इंटरवेंशन अप्लाई नहीं कर ली, तुम कुछ भी कर लो, तो आप कोई बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकते। तो उनका पार्टिसिपेशन भी एक क्या हो जाता है, हमारे लिए कंस्ट्रेंट है, तो वो चीज़ वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट, कि क्या हमारे पास इतने क्वालिफाइड इंटरवेंशंस के लिए हमारे पास टूल्स हैं, क्या रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज के इतने लोग हैं जो हमें मदद कर सके इस इंटरवेंशन को अप्लाई करने में, क्या इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशनल इश्यूज़ कैसे हम करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या वो सब हमारे पास, ये भी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स। लास्ट है एथिकल कंस्ट्रेंट्स,
कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी राइट्स और उनकी वेलबींग का भी हमें ख्याल रखना होता है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं चाहते इंटरवेंशन को अप्लाई करना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये एथिकल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं हमें सारी जो डिज़ाइन बनाते समय, डेवलपमेंट करते समय, ठीक है, डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते समय सब तरीके से हमें इंश्योर करना पड़ता है कि कोई भी एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल जो भी एथिकल इशूज़ है उन्हें कंसिडर करना होता है। तो ये कुछ। अब सेकंड जो टॉपिक है इसमें हमारा वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन, कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरवेंशन को। तो इसमें हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट यानी कि अप्लाई करते हैं इंटरवेंशन को। सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा की तरह क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, की जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे कि जैसे कोई डॉक्टर है, अगर उसको भी पेशेंट को कोई दवाई देनी होती है, ठीक है, उसको कोई प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है मेडिकेशन, तो उसके लिए भी वो पहले डायग्नोज करते हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो वही चीज़ हम लोग को भी करनी है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अगर मुझे हेल्थी डाइट्स प्रोवाइड करनी है एडोलेसेंट्स को, या फिर चाहे एडोलेसेंट्स उसमें हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, कोई भी हो गए, तो वहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले असेसमेंट करूँगी, ठीक है, कि मैं आइडेंटिफाई करूँगी, डायग्नोज करूँगी कि प्रॉब्लम है क्या। उसके लिए मैं फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकती हूँ। असेसमेंट क्या हो गया, मेजर करना कि द नीड फॉर इंटरवेंशन, कि क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो किस तरीके की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो हम फॉर्मल कर सकते हैं, इनफॉर्मल कर सकते हैं, फॉर्मल कर सकते हैं असेसमेंट। इनफॉर्मल क्या हो गई कि मैंने खुद से ऑब्जर्वेशन करी और अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझा कि क्या प्रॉब्लम है, ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन यूजिंग टूल्स, कि मैं क्वेश्चनर्स या फिर दूसरे टूल्स यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे को पता चले कि प्रॉब्लम है क्या, कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है, या फिर मैंने कोई क्वेश्चनर फिल करवाया है, या फिर मैंने उनसे कोई और तरीके का इंटरव्यू वगैरह लिया है। तो वो अलग अलग तरीके हो गए, ठीक है। इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज का मैं यूज़ कर सकती हूँ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये मेरा पहला स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं सोल्यूशन ढूंढूंगी कि अच्छा किसी में विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगी सोल्यूशन ढूंढते टाइम कि ये कोज क्या है। कोई भी डिसीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे कोई ना कोई कोज रहा होगा। दो तरीके के कोज होते हैं, ठीक है। कोज यानी कि फैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जिसे कॉजिंग फैक्टर कहा जाता है, दूसरे परपेचुएटिंग यानी कि सस्टेनिंग फैक्टर्स जिन्हें कहा जाता है। और ये जो दो टर्म्स हैं, प्रेसिपिटेटिंग और परपेचुएटिंग, ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि थर्ड ईयर में भी और जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एज अ काउंसलर या फिर साइकेट्रिस्ट जो भी होते हैं, वो इन्हीं टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, अगर आपको ये नाम नहीं याद रहते तो कॉजिंग फैक्टर और सस्टेनिंग फैक्टर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। ये कॉजेज हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कॉजिंग फैक्टर की जिसके कारण ये प्रॉब्लम बाहर आई है। सस्टेनिंग फैक्टर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है और ये सोल्व नहीं हो पा रही, या फिर अभी भी ये बढ़ती जा रही है, कंसिस्टेंट है। इनको हम कॉजिंग फैक्टर और सस्टेनिंग फैक्टर कहते हैं। तो उन दो चीज़ों को मुझे आइडेंटिफाई करना। अच्छा, किसी में विटामिन डी की कमी है, क्यों कमी है, क्योंकि वो कभी भी सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेते, ठीक है, उनके खाने में जो है विटामिन डी की काफ़ी कमी है, तो ये कॉजिंग फैक्टर हो सकते हैं। सस्टेनिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा कि वो टाइम पर खाना नहीं खा पाते, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, उसे कैसे दूर करा जाता है, फिर किस तरीके का खाना उन्हें खाना चाहिए विटामिन डी को दूर करने के लिए, ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए, या फिर विटामिन डी उनमें और बने उसके लिए उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, सब चीज़ें उन्हें नहीं पता। तो ये कुछ कॉजिंग फैक्टर्स, सस्टेनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस मेरे पास है कि मैं सप्लीमेंट्स को दे सकती हूँ, ठीक है, उनको मैं हेल्दी डाइट प्रोवाइड करवा सकती हूँ, जो भी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है वो मैं प्रेस्क्राइब कर सकती हूँ। यहाँ पर हम इंटरवेंशन हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। अगर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन नहीं है, जो है इंटरवेंशन को डेवलप करेंगे, ठीक है, एक नया सोल्यूशन ढूंढेंगे, नए इंटरवेंशन को डेवलप करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। अब मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, अब मैं क्या करूँगी, गोल सेट करूँगी और डिज़ाइन करूँगी इंटरवेंशन को। तो मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि भाई मुझे सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है, और एक हेल्दी डाइट मैंने प्रेस्क्राइब कर दी। तो ये दो चीज़ें मैंने सोल्यूशन के लिए ढूंढी है। अब मैं क्या करूँगी, गोल सेट करूँगी और इंटरवेंशन को डिज़ाइन करूँगी। गोल सेटिंग कैसे करेंगे, गोल सेटिंग जब भी हम करते हैं तो दो तरीके के गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे गोल्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि किसी में विटामिन डी की कमी है, तो मैं उनको कह सकती हूँ, तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा कि विटामिन डी का जो भी स्केल होता है, ठीक है, उसमें वो लोग उनका नॉर्मल विटामिन डी का लेवल रहे, वहाँ तक वो पहुँच जाए, वो उनका लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि वो धीरे धीरे अचीव होगा। शॉर्ट टर्म गोल उनका क्या हो सकता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो उनको घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है, एक हफ्ते में वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है, या फिर एक हफ्ता या फिर 2 हफ्ते तक का हम लोग कोई गोल बनाएंगे, उनको जो कमजोरी फील होती है वो अपना काम अच्छे से कर सकें, उनको सारा दिन थकावट फील ना हो। तो ये कुछ हमारे स्पेसिफिक गोल्स हम लोग बना सकते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हम लोग डिसाइड करेंगे और उस अकॉर्डिंग हम लोग अपने इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे कि मेरा अगर एक हफ्ते का जो मैंने शॉर्ट टर्म गोल बनाया है अगर वो अचीव होता है तो मैं इंटरवेंशन को कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज मैं उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करूँगी।
तो ये इस वजह से हमें गोल्स को सेट करना पड़ता है ताकि हमें इंटरवेंशन की भी इफेक्टिवनेस पता चले। अगर इसमें दूसरा एग्जांपल लें कि मैंने कोई लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाई है, ठीक है, ताकि लर्निंग इंप्रूव हो सके, इन्हांस हो सके स्टूडेंट्स में, तो मैंने क्या करा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाए हैं। ब्रॉड गोल यानी कि जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या, कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन्हांस हो सके, एबिलिटी इन्हांस हो सके। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि लर्निंग मेरी एबिलिटी बढ़े, उसके लिए मैंने नोट टेकिंग को सीखा, ठीक है, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सिखाया कि नोट्स कैसे बनाते हैं, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं कि आपको वो हमेशा याद रहे और जब भी आप नोट्स को देखो आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आपको जवाब समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक गोल्स हो गए। ब्रॉड गोल क्या रहेगा कि लर्निंग स्ट्रेटजी सारी आ जाए। शॉर्ट टर्म गोल क्या रहेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की नोट टेकिंग आ गई पहले वीक में या फिर एक महीने में, फिर दूसरे वीक में आपकी मेमोरी इंक्रीज हो गई कि आपको चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रखती है, फिर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो गई, इंप्रूव हो गई है, आपको पता है कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप उस प्रॉब्लम के कॉजिंग फैक्टर्स और जो भी सस्टेनिंग फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया, उसको सोल्यूशन को अप्लाई कैसे करना है, यानी कि गोल सेटिंग कैसे करेंगे, इंटरवेंशन को डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो हमने डिसाइड करा। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि हमने इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया, सारी चीज़ें हमने देख ली कि अच्छा किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन हमारा क्या बनाएगा, गोल सेट हमने कर दिया, अब उसको अप्लाई कर देना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, प्रिपेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या साइज़ है हमारी रिसोर्सेज का, ठीक है, कितना पैसा हमारे पास है, कितना टाइम हमारे पास है, ठीक है, बच्चे का IQ कितना है, इस सब के बेसिस पर मैंने इंटरवेंशन को अप्लाई कर दिया है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है मेरे पास, कितनी क्वालिफिकेशन है, पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बजट क्या है, टाइम क्या है, सारे रिसोर्सेज को कंसीडर करते हुए मैंने इंटरवेंशन को अप्लाई कर दिया। तो ये है कि किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं इंटरवेंशन का। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है हमारा वो है इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है कि जो भी हमने इंटरवेंशन अब अप्लाई कर दी है, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, वो कितनी इफेक्टिव रही है, उसको इवेलुएट करने को हम लोग इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का मतलब है मेजर्स इफेक्टिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द इंटरवेंशन। कि मान लो मैंने एक इंटरवेंशन को अप्लाई करा, ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। अगर मुझे देखना था कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आते ही नहीं है स्कूल में, ठीक है, उनकी अटेंडेंस 30% से भी कम है। अब मैंने कुछ ऐसी इंटरवेंशन अप्लाई करी हैं, कुछ ऐसी नई टेक्निक्स या फिर टीचिंग मेथड स्कूल में यूज़ करा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस रेट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इंटरवेंशन अप्लाई तो करी, लेकिन मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या इस इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं, सिर्फ इम्पैक्ट हम देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट रहा है, तो वो कितनी काम की रही है, सिर्फ इतनी चीज़ जब हम देखते हैं उसे इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। क्या स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस रेट है वो 60% तक पहुँचा है, 50% तक पहुँचा है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, उसे हम इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं। अब दो चीज़ें होती है, एक तो हो गया इम्पैक्ट एनालिसिस और एक होता है इवैल्यूएशन। दोनों अलग अलग है। इम्पैक्ट एनालिसिस में मैं सिर्फ इफेक्ट देखूंगी कि क्या सच में कुछ ये इंटरवेंशन काम की थी या फिर नहीं थी, इसकी वजह से चेंज आया है या फिर नहीं आया है। दूसरा होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, ओवरऑल हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि पूरी इंटरवेंशन का डिज़ाइन कितना इफेक्टिव था, ठीक है, इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसी रही है, ठीक है, उसकी प्रोसेस को भी हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, उसमें कितना कॉस्ट लगी है, कितनी बेनिफिट हमें हुआ है। कि मान लो मैंने जो भी इंटरवेंशन लगाई थी अटेंडेंस रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, मुझे 1 साल लग गया उसे करने में, ठीक है, 1 साल मैंने मेहनत करी, इंटरवेंशन लगाई और सिर्फ 60% तक अटेंडेंस रेट पहुंचा है। अब इम्पैक्ट एनालिसिस से अगर मैं देखें तो इफेक्ट तो आया है, पहले 30% रेट था, अब 60% है, तो इंक्रीज हुआ है, यानी कि इफेक्टिव तो है इंटरवेंशन। लेकिन अगर मैं इवैल्यूएशन करूंगा और फिर देखूंगा यार मुझे 1 साल लग गया यहाँ तक पहुंचने में और फिर भी सिर्फ 60% तक रेट पहुंचा है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स का पहुंचा है, कुछ स्टूडेंट्स 1-2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अभी भी नहीं आते, उनका 60% से भी कम रेट है, तो मैं कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो भी देखूंगी। जब हम दो इवैल्यूएशन क्या होगा, ब्रॉड इवैल्यूएशन, ठीक है, ब्रॉड इफेक्ट देखना, ब्रॉड एनालिसिस, सारी चीज़ें प्रोसेस से लेकर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब हम इवैल्यूएशन करते हैं उसमें भी कितनी कॉस्ट लगी है मेरी, ठीक है, क्या क्या नुकसान मुझे इसमें हुआ है, कितना टाइम, एनर्जी, पैसा, मेहनत सब कुछ लगी, उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला है, मैं वो सब कुछ देखूंगी, उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस में सिर्फ देखते हैं अच्छा इसका कुछ असर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो खराब है, हुआ है तो ठीक है। अब कितने टाइम में वो इफेक्ट आया है, कितनी एनर्जी लगी है, कितना पैसा लगा है, कितनी कॉस्ट लगी है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इफेक्ट देखना होता है, उसे हम इम्पैक्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इम्पैक्ट एनालिसिस में और इवैल्यूएशन में, ये मैंने पहले समझा दिया ताकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये था इम्पैक्ट एनालिसिस। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम इम्पैक्ट एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अच्छा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्टूडेंट अटेंडेंस शुड हैव क्लियर अटेंडेंस टारगेट्स। जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया था 60 या फिर 70%, तो ये मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। तो अब मैं जब भी इम्पैक्ट एनालिसिस देखूंगी, मैंने इंटरवेंशन लगा दी, 2-3 महीने हो गए, तो मेरे को ये देखना है कि अच्छा मुझे कितने महीने में कितना रिजल्ट चाहिए था,
कहाँ तक अटेंडेंस रेट पहुंचनी थी। अगर मैंने बोला 3 महीने में 60% अटेंडेंस रेट इंक्रीज होनी थी, 60% तक जानी थी, अगर 60% तक पहुंच जाती है तो ठीक है, तो इम्पैक्ट है, इफेक्टिव है इंटरवेंशन, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पता कब चलेगी, जब मैं अपना गोल सेट करूंगी, एक टारगेट बनाऊंगी, फिर देखूंगी अच्छा ये टारगेट अचीव हुआ है तो डन, अदरवाइज नो, तो इतनी इफेक्टिव नहीं इंटरवेंशन। तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्टिव अपने आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। सेकंड है इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन, कि मुझे ये देखना होता है कि क्या जो भी मेरा टारगेट पॉपुलेशन थी जिसके लिए मैंने इंटरवेंशन बनाई थी, उसके लिए इंटरवेंशन सही में अप्लाई हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर किस तरीके से अप्लाई हुई। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए पहले ही, फिर मैंने इंप्लीमेंटेशन कर दी अपने इंटरवेंशन की, जो भी मेरी टारगेट पॉपुलेशन थी उसके ऊपर, फिर मैं आउटकम्स को मेजर करूंगी लास्ट में। तो ये तीन ही प्रोसेस तीन ही स्टेप्स होते हैं, तीन ही चीज़ें होते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव सेट करना, इंप्लीमेंटेशन कर देना ऑब्जेक्टिव्स की, इंटरवेंशन की, लास्ट में उसके आउटकम्स को मेजर करना कुछ रिलायबल टूल्स का यूज़ करके। तो ये तीन प्रोसेस हो सकती हैं, तीन स्टेप्स में प्रोसेस हो सकती है। फिर है इम्पैक्ट होता कितने टाइप का है, ठीक है, इम्पैक्ट कितने टाइप का होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कि मान लो मैंने इंटरवेंशन लगाई थी, कि मैंने कोई नया टीचिंग मेथड यूज़ करा जिसकी वजह से अटेंडेंस रेट इंक्रीज होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है, कि बेनिफिट मुझे मिला कि हाँ भाई अटेंडेंस रेट तो इंक्रीज हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कि मुझे इंक्रीज तो मिला अटेंडेंस रेट में, बट जो टीचर्स के ऊपर काम का बर्डन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसका बाहर आया है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है, आउटकम आ सकते हैं कि बेनिफिशियल भी होगा, हार्मफुल भी होगा। बेनिफिशियल हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि उनके अटेंडेंस रेट इंक्रीज होगी तो मेरा गोल अचीव हो गया, बट एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो टीचर्स के ऊपर वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी बाहर आया। सेकंड है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी, इस टाइप की जो इम्पैक्ट है। डायरेक्ट इम्पैक्ट की मैंने बोला था जिसका रिजल्ट मुझे इमीडिएट मिला है, जो मुझे चाहिए था कि अटेंडेंस रेट इंक्रीज होना चाहिए, 60% तक पहुंचना चाहिए, वो चीज़ मुझे मिल गई। लेकिन जो मुझे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मिला है, सेकेंडरी चीज़, कि अटेंडेंस रेट इंक्रीज होने के साथ साथ जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो भी अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ से मुझे देखने को मिली, तो ये मैं चाहती नहीं थी, ये मेरा डायरेक्ट गोल नहीं था, लेकिन स्कूल में अटेंडेंस हम लोग चाहते क्योंकि बच्चों की बढ़े, बच्चे स्कूल क्यों आए, ताकि उनके बाद में मार्क्स भी अच्छे हैं। तो मेरा फर्स्ट गोल था, जो इमीडिएट मेरा डायरेक्ट मुझे इम्पैक्ट चाहिए था, वो था अटेंडेंस रेट। लेकिन उसकी वजह से जो मेरी सेकेंडरी मैंने गोल बनाया था या फिर नहीं भी बनाया था, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे एक और चीज़ अचीव हो गई जिसे हम सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बोलते हैं, कि बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आने लगे। थर्ड है इंटेंडेड या फिर अनइंटेंडेड, इसे बोलते हैं रिजल्ट्स कैन बी प्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड। इंटेंडेड मतलब वही जो हम चाहते थे, ठीक है, जो हमारी इंटेंशन थी कि ये रिजल्ट मुझे मिले। दूसरा था अनइंटेंडेड, कि हमने सोचा भी नहीं था, हम चाहते नहीं थे कि ये रिजल्ट भी आए, बट वो भी हमें मिल गया। अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ, रिजल्ट हमें मिला। जैसे इंटेंडेड हो गया कि हाँ भाई हमने सोचा था 60% तक रेट जाएगा, बच्चे स्कूल में आना स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ इंटेंडेड थी, वो मुझे मिल गई, प्लान था ये तो पहले से। अनइंटेंडेड क्या हुआ, कि इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैंने नई रीडिंग एबिलिटीज़ बनाई थी, ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि वो अच्छे से रीड कर सके, अब वो लोग क्या है, सिर्फ स्कूल की बुक्स ही नहीं रीड करते, बल्कि वो जनरली जो भी उनको रीड करने के लिए मिलता है, कुछ सेल्फ डिस्कवरी की बुक्स हो गई, ठीक है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई और बुक्स हो गई, जो स्कूल की पढ़ाई से अलग बुक्स हैं, उनका रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये इंटेंशन नहीं थी हमारी, ठीक है, हमने सोचा नहीं था, बट ये भी अनएक्सपेक्टेड एक रिजल्ट देखने को मिला। या फिर जो बच्चे रोज़ रोज़ स्कूल आने लग गए तो उनके बीच में कम्युनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, फ्रेंडशिप उनकी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये तीन तरीके के, तीन कैटेगरीज में हमने तीन टाइप्स के इम्पैक्ट पढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। अब है कि हम कैसे इवेलुएट करते हैं, इवेलुएटिंग प्रोसेस क्या होती है इम्पैक्ट एनालिसिस की, वही कि हमने एम्पेरिकली जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अबाउट दी इंटरवेंशंस इफेक्टिवनेस, कंडक्टिंग एम्पेरिकली जो भी प्रोसेस होती है उसे हम सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्टेप्स हम लोग लेते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं करते, हम लोग एक क्लियर गोल अपना जो हमने सेट करा होता है हम उसको मेजर करते हैं कुछ स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू। और हमारा मेन फोकस होता है कि हमें एक डिफरेंस देखना होता है कि पहले क्या चीज़ थी और अब क्या उसमें कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं आया है, और पॉजिटिव डिफरेंस आया क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिफरेंस आया है, तो ये डिफरेंस आना चाहिए उसको इम्पैक्टफुल होने के लिए। तो ये इस तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस, अभी हमने जो पढ़ा था वो था टाइप ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, और ये है टाइप ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस, कि इम्पैक्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। वो दो तरीके हमारे पास, एक तो है एक्स एंटी इम्पैक्ट एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उससे पहले हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि मैं ये जो स्ट्रैटेजी लगा रही हूँ इसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे 60% तक रिजल्ट मिलेगा, अटेंडेंस रेट इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। तो वो प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग को हम लोग, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्स एंटे इम्पैक्ट एनालिसिस। एंटे को आप एंटिसिपेशन से समझ सकते हैं, ठीक है, एक्स एंटे इम्पैक्ट एनालिसिस, पार्ट ऑफ द नीड असेसमेंट एंड प्लानिंग प्रोसेस। इसमें भी हम लोग, ये एक ही पार्ट होता है ये जो हम फोरकास्टिंग करते हैं,
या फिर प्रिडिक्शन करते हैं कि हमें फ्यूचर में इतना रिजल्ट मिलेगा, वो प्लानिंग करते हैं कि प्रोसेस में ही हो जाता है कि मैं इतने महीने तक ये प्रोसेस करूँगी, अपना इंप्लीमेंट करूँगी इंटरवेंशन को, तो मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एंटे इम्पैक्ट एनालिसिस, इस टाइप को। सेकंड है एक्स पोस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। एक्स पोस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आप जो भी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो उससे पहले आपको नहीं पता, आपने कोई प्रिडिक्शन नहीं करी है कि मुझे क्या चेंज मिलेगा, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपको क्या चेंज मिलने वाला है, साथ में आपको ये भी नहीं पता कि कितना चेंज मिलने वाला है या फिर कितना इम्पैक्ट इसका होगा, ठीक है। कोई आपको 60-70% आपने कोई अजम्पशंस अपनी प्रेडिक्शंस नहीं करके रखी, आप सिर्फ ये देखोगे कि अच्छा कोई चेंज आया है कि नहीं आया है और क्या चेंज आया है, वो आपको बाद में पता चलता है। तो इस तरीके की जो हम एनालिसिस करते हैं उसे एक्स पोस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ कंप्लीटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कोई रखा था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने बाद में देखा कि कितने लोगों को क्या क्या उसके बाद बेनिफिट हुए, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। तो आपने पहले से प्रेडिक्ट नहीं करा था कि क्या चेंज मिलने वाला है या फिर कितनी चीज़ें आपको आ जाएंगी या फिर कितने आप जो है आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करा था, तो आपने पहले से नहीं सोचा था कि आपको क्या क्या आ जाएगा या फिर कितना आप सीख लोगे, वो चीज़ आपको बाद में पता चली। तो उसे हम एक्स पोस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस बोलते हैं, जहाँ हमने पहले से कोई भी प्रिडिक्शन करके नहीं रखी होती है, कोई अजम्पशंस नहीं बनाई होती है, सिर्फ ये होता है कि हाँ क्या इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कितना इम्पैक्ट आएगा, वो आपको बाद में ही पता चलता है। तो ये 2 टाइप्स की इम्पैक्ट एनालिसिस होती है। अब क्या डिफरेंस होता है इम्पैक्ट एनालिसिस में और इवैल्यूएशन में, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है कि सिर्फ इस चीज़ पर फोकस होता है कि क्या इफेक्ट होगा इंटरवेंशन का, वो इम्पैक्ट एनालिसिस है। इवैल्यूएशन क्या है, ब्रॉडर होती है, कवरिंग एफिकेसी, डिज़ाइन इफेक्टिवनेस, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एटसेट्रा, बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस होती है, उसे हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। जिसमें हम इम्पैक्ट भी देखेंगे, इफेक्ट भी देखेंगे, किस तरीके से पूरी प्रोसेस हमने करी थी, क्या क्या उसमें कमियां रही हैं या नहीं रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस के, जब हम किसी भी इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कि हेल्प्स प्रोपोनेंट, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटीज़, डिसीजन मेकर्स, इन सब लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऊपर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कम्युनिटीज़, डिसीजन मेकर्स, सबके लिए ये यूज़फुल होता है। इससे होता क्या है कि एक तो लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो इंटरवेंशन है इसकी वजह से कोई ना कोई चेंज आया है, ठीक है, तो इंटरवेंशन काम की है। जो भी इंटेंडेड और अनइंटेंडेड चेंजेस होते हैं उन सबको हम लोग असेस कर सकते हैं कि अच्छा हमें क्या मिला है, कोई पॉजिटिव जो भी टाइप ऑफ इम्पैक्ट हमने पढ़े थे तो वो हमें पता चल जाएगा कि क्या इंटेंडेड जो हमारे इम्पैक्ट्स थे वो हमें जो चेंजेस थे वो मिले हैं, अनइंटेंडेड क्या क्या मिले हैं, ठीक है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, सब चीज़ों को हम लोग असेस कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, नंबर्स में जब बात आती है उसे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमें पता चल जाता है कि जब 30% से 60% तक जो है अटेंडेंस रेट इंक्रीज हुआ है, तो ये हमें एक मेजरमेंट मिल गई, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड मिल गया कि कितना चेंज आया, 40% चेंज आया, 27% चेंज आया, कितना चेंज आया। और हमें जो है इम्पैक्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तो कॉजल फैक्टर्स के बारे में भी पता चलता है, हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इंटरवेंशन की कितनी इफेक्टिवनेस है वो हम लोगों को बता पाते हैं, लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस आता है और इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस भी और ज़्यादा इंक्रीज हो पाती है और डिसीजन मेकिंग भी हमारी और ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके इम्पैक्ट एनालिसिस के। लास्ट है इसमें स्टेप्स इन इम्पैक्ट एनालिसिस, कि इम्पैक्ट एनालिसिस के स्टेप्स क्या हैं, टोटल 7 स्टेप्स है। फर्स्ट होता है प्लानिंग, ठीक है, कि हम किस तरीके से सारी इम्पैक्ट एनालिसिस को किस तरीके से जो है करेंगे, कंडक्ट कैसे करेंगे, उस चीज़ को डिफाइन करते हैं हम। सेकंड होता है एग्जीक्यूशन, कि हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कोई भी अप्रोच का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेटा के लिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, तो वो एग्जीक्यूशन होता है सेकंड स्टेप। थर्ड होता है डिफाइन चेंज, कि आप किसे चेंज समझते हैं, आप अगर 20% चेंज आया है आप उसको भी चेंज समझते हैं या फिर इसे नॉर्मल समझते हैं कि इतना तो हो भी सकता था, या फिर आप 60% कोई चेंज समझेंगे, या फिर जो आप किस चीज़ को चेंज समझते हैं, ठीक है, आपके लिए क्या डिफरेंस क्या है वो आपको कंसीडर करना है, वो आपको डिसाइड करना होता है, डिफाइन करना होता है। फोर्थ है आइडेंटिफाई डिफरेंस, आपको चेंज को डिफाइन करना है, ठीक है, और आपको डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है, कंपेयर चेंज फ्रॉम द बेस लाइन, कि शुरुआत में क्या था और अब क्या है, ठीक है, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि आप कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, बेस लाइन से कहाँ तक जाना है, कितनी दूर तक जाना है, वो आपका डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपके जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट्स बेस्ड ऑन रिस्क एंड प्रोस्पेक्ट्स, कि आपको अगर 6 महीने लगते हैं कोई चेंज लेकर के आने में, तो क्या आप 6 महीने का रिस्क ले सकते हैं, या फिर आपको फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट है उसका काफ़ी, आपका जो बजट है वो बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी क्या आप इस इंटरवेंशन को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो वो चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ती है कि आप कितने इम्पैक्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप बहुत रिस्क है फिर भी उसको कंसीडर कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को, या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कंसीडर करनी होती है, वो 5th स्टेप होता है। 6th है इंटरेक्शन, एंगेज विद स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स, कि जो भी मेंबर्स है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके ऊपर ये सारी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और लास्ट हो गया रिपोर्टिंग, कि आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, इवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ हो गया, अब लास्ट में फाइंडिंग्स को आप लोग लिखो, अपनी रिपोर्ट तैयार करो, डिसीजन बना लो।
तो ये स्टेप्स होते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस के। तो इसके साथ हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इवैल्यूएशन। लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, ताकि हम इंटरवेंशन कितनी काम की है, ठीक है, उसमें या फिर उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें पता चलती है। हमारी इवैल्यूएशन, हमारी जो इंटरवेंशन है वो कितनी काम की है, वो चीज़ हमें पता चलती है। इस वजह से जो इवैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका रोल है। हमें एम्पेरिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक हमें जो है एविडेंस मिल जाते हैं कि हमारी इंटरवेंशन देखो इतनी इफेक्टिव है। जब हम इवैल्यूएशन करते हैं उसके बाद ऐसा होता है। और हमें बहुत सारी, जब हमने इंटरवेंशन कर दी है उसके बाद भी हम बहुत सारी थ्योरीज उसके बेसिस पर डेवलप कर सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर थेरेपी थी जो हमने यूज़ करी थी, इसकी वजह से ये चेंज आया है। अच्छा, ये कोई हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए टेक्निक यूज़ करी थी, इसकी वजह से इतना चेंज आया है, तो हम इसके बेसिस पर एक थ्योरी भी डेवलप कर सकते हैं उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर। तो ये पर्पस होता है इवैल्यूएशन का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि भाई हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हर लोगों, किसी को भी फ़ायदा इससे हो सकता है, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, वेलफेयर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटरवेंशन सही नहीं होती तो हम इवैल्यूएशन जब करते हैं उसी टाइम पर, उस वक्त हमें पता चलता है कि अच्छा ये इंटरवेंशन क्यों इतनी फ़ायदेमंद नहीं रही। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर हम उसमें मॉडिफिकेशंस या फिर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल काम की नहीं है, तो उसे डिसकंटिन्यू भी हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी इंटरवेंशन है, मान लो आपने 10 साल पहले कोई इंटरवेंशन बनाई थी या फिर 25 साल पहले कोई इंटरवेंशन बनी थी, वो जब तो काम की थी, बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन आज के सिनेरियो में, आज के सिचुएशंस में अब वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशंस चाहिए। तो ये जो मॉडिफिकेशन, ये जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, ये करती रहनी पड़ती है हमें हर सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टाइम फ्रेम में, ठीक है, टाइमिंग्स में हमें इसे इवैल्यूएट करते रहना पड़ता है कि क्या इस कल्चर में या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इंटरवेंशन काम की है या नहीं। तो वो हमें जब इवैल्यूएट करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो वो चीज़ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो एफिकेसी उस इंटरवेंशन की मेंटेन रहे। सेकेंड है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इवैल्यूएट टू एंश्योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, कि हमने जितना पैसा लगाया है, जितने अपने फाइनेंसेस, जितने रिसोर्सेज हमने लगाया है, वो कितने इफेक्टिवली यूज़ हुए हैं, ये चीज़ हमें इवैल्यूएशन से पता चलती है। अगर पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, जो भी हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उनका लगाना सही था, यूज़फुल रहे हैं, उनका अच्छे से यूज़ हुआ है, जितना भी टाइम, पैसा, एनर्जी वगैरह सब कुछ हमने लगाया था। फिर हम मॉडिफाई और डिसकंटिन्यू इंटरवेंशंस विद नो पॉजिटिव आउटकम्स, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम्स नहीं निकलता है तो हम उसे या तो मॉडिफाई करेंगे या फिर उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि वो पैसे का वेस्ट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमें पता चलती है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमें पता चलता है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमें स्टार्टिंग में देखना पड़ता है। अगर हाई कॉस्ट है, ठीक है, किस कॉस्ट, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसा कितना लग रहा है, आपकी एनर्जी, टाइम, या फिर क्या पार्टिसिपेंट्स को कोई नुकसान होगा इसकी वजह से, इस इंटरवेंशन की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, तो वो भी कॉस्ट में आता है। तो अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो और बेनिफिट बहुत कम हो तो वहाँ पर हम इंटरवेंशन को नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट बहुत कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम इंटरवेंशन इफेक्टिव रहेगी, उसे हम यूज़ करेंगे। कॉस्ट बहुत कम है और बेनिफिट भी कम है, यानी कि कॉस्ट भी नहीं लग रही, बेनिफिट भी कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कम है, तो वहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे उस इंटरवेंशन की। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत हाई कॉस्ट है और बेनिफिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है उसी टाइम पर हम इस तरीके की इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर कॉस्ट और बेनिफिट दोनों ही हाई है। तो ये हमें कंसिडरेशन करनी पड़ती है, हमें कंसिडर करना पड़ता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इंप्लीमेंटेशन से पहले। तो ये चीज़ भी हमें इवैल्यूएशन से पता चलती है। जब हम प्रोसेस को इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उस प्रोसेस को, तब जाकर के हमें पता चलता है कि इंटरवेंशन अप्लाई करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट एनालिसिस में ये चीज़ नहीं आती। इम्पैक्ट एनालिसिस तो सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग करते हैं, है ना, लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, वो हम प्रोसेस के टाइम पर, डिज़ाइन के टाइम पर भी हम लोग देखेंगे, या इंटरवेंशन स्टार्ट होने से पहले भी हम लोग देखेंगे। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो पता चल गया, इसके जो सोल्यूशंस है, क्या इसकी वजह से, इस इंटरवेंशन से कोई फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, ये उस टाइम पर भी हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब है इसमें क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंटरवेंशन इनइफेक्टिव मानी जाती है या फिर इनइफेक्टिव हो जाती है। 4 रीजंस है। सबसे पहला है इनएडिक्वेट थ्योरी, कि जिस थ्योरी के बेसिस पर हमने इंटरवेंशन डेवलप करी थी वो थ्योरी ही वीक थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अगर हमने थ्योरी ही वीक चुनी है, अगर हमारे जो बेस है, ठीक है, वही कमज़ोर है, तो हमारी पूरी जो बिल्डिंग होगी वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि थ्योरी वीक थी तो उसकी वजह से जो इंटरवेंशन है वो भी वीक रही है। तो इसकी वजह से हमारी इनएडिक्वेट थ्योरी की वजह से हमारी इंटरवेंशन इनइफेक्टिव रही। तो हमें बहुत ही थोरो रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है थ्योरीज की, जब हम इंटरवेंशन को डेवलप कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सेकंड इसमें जो रीज़न है वो है पुअर इंप्लीमेंटेशन, जो हमने पहले पढ़ा कि आपने सारे मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से लिए थे, अच्छी दुकान से लिए थे, सब बहुत अच्छे लिए थे, लेकिन जब आपने गलत टाइमिंग पर उन मसालों को डाला, ठीक है, या फिर जिन मसालों का उस पर्टिकुलर सब्जी में ज़रूरत भी नहीं थी वो भी आपने उसमें डाल दिए, तो आपने इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं करी। आपके पास रिसोर्सेज सारे बहुत अच्छे थे, आपको सब कुछ आता था, फिर भी आपसे ऐसी गलती इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर हो गई। तो वो क्या हुआ, पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपकी जो इंटरवेंशन थी वो इनइफेक्टिव रही, कि डिज़ाइन सही नहीं था, ठीक है, या फिर आपने इनएडिक्वेट या फिर जो भी
पार्टिसिपेंट्स उन्होंने भी रेसिस्टेंस हो गई, तो इस सब की वजह से क्या है इनफेक्टिव हो सकती है। तो पूरे इंप्लीमेंटेशन की वजह से आपकी वो क्या रही, आपकी इंटरवेंशन इनफेक्टिव रही। थर्ड इसमें रीज़न है नेगेटिव रिएक्शन, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, कि आप कुछ भी कर लो, हमें तो इंटरवेंशन अपने ऊपर अप्लाई करवानी ही नहीं है। तो वहाँ पर भी आप किसी के बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर के आ पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो दे रहे हैं आपको, कि पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे वो इंटरवेंशन को लेकर के। तो ये भी एक रीज़न होता है इनफेक्टिवनेस का। लास्ट है कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी, कि मान लो आप कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अपना करने वाले हो वेजिटेबल्स को लेकर के, न्यूट्रिशंस को लेकर के। अब उसमें हुआ क्या कि आपने अवेयरनेस प्रोग्राम अपना किसी एक लोकल एरिया में, ठीक है, वहाँ पर करा, और आप जो भी बातें बोल रहे हो, ठीक है, वो आप कैसे बोल रहे हो, आप बोल रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, आप वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो वेजिटेबल है, ये ब्रोकली, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन डी होते हैं, फिर ये फलाना चीज़ें होती हैं, तो आप सारी चीज़ें इंग्लिश में बता रहे हो, या फिर ज़्यादातर टेक्निकल जो टर्म्स है या फिर मेडिकल जो टर्म्स है सिर्फ उनका यूज़ कर रहे हो। तो जो लोकल एरिया में लोग हैं उनको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। आप उनको उस लैंग्वेज में, उस कल्चर के अकॉर्डिंग आप उनको चीज़ें नहीं समझा रहे हो। तो लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारा कल्चर है, अगर वो इनकम्पैटिबिलिटी उधर आ रही है तो उसकी वजह से भी हमारी इंटरवेंशन क्या है, इनफेक्टिव होती है। तो ये 4 रीजंस बताए गए हैं कोई भी इंटरवेंशन के इनफेक्टिव होने के। लास्ट है इसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है। इवैल्यूएशन प्रोसेस वही सेम कि आप इवैल्यूएट करते हैं अपने इंटरवेंशन को रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया अब तो बन गई इंटरवेंशन। आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, क्योंकि आज कोई या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई इंटरवेंशन इफेक्टिव हो सकती है, ज़रूरी नहीं है दूसरी सिचुएशन में भी वो इफेक्टिव हो, तो वो भी आपको इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर तो इवैल्यूएशन करती ही रहनी पड़ती है कि आप सही से इवैल्यूएट कर, सही से अप्लाई कर रहे हो, इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो वो आपको रेगुलर एवेल्युएशन करते रहनी पड़ती है इंटरवेंशंस की, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे। मॉडिफिकेशन आपको करती रहनी पड़ती है इफेक्टिवनेस की, ताकि उसकी एफिकेसी बनी रहे, एबिलिटी उसकी बनी रहे। और कल्चरल कंपैटिबिलिटी है क्या नहीं, उस चीज़ को भी आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ठीक है। ये जो असेसिंग की वाली चीज़ है, इवैल्यूएशन है, ये आपकी हमेशा कंटिन्यू रहती है, इसको आप रोक नहीं सकते, एक बार करके छोड़ नहीं सकते। तो ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है। लास्ट जो इस पूरी यूनिट का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कितने टाइप की इवैल्यूएशन होती है। ये भी 3 टाइप्स की इवैल्यूएशन होती है। सबसे पहले है प्रोसेस या फिर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसे कहा जाता है। प्रोसेस इवैल्यूएशन, जिससे नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी जो भी प्रोसेस है ना इंटरवेंशन बनाने की, उस प्रोसेस को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, उसे प्रोसेस इवैल्यूएशन कहते हैं। कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला टाइम होता है ना, उसको हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने ढंग से प्लान जो भी था हमारा उसको इम्प्लीमेंट करा है कि नहीं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की इवैल्यूएशन होती है उसे प्रोसेस इवैल्यूएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि HIV या फिर एड्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करा था एडोलेसेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रही, तो उस चीज़ की भी तो इवैल्यूएशन मुझे करनी है कि मैं ढंग से इवैल्यूएट कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ। तो प्रोसेस की जब इवैल्यूएशन होती है, इंप्लीमेंटेशन वाला जो स्टेप होता है, जब उसकी इवैल्यूएशन होती है उसे प्रोसेस इवैल्यूएशन कहा जाता है। सेकंड है आउटकम या फिर समेटिव इवैल्यूएशन, इसे कह सकते हैं। आउटकम से जैसे समझ में आ रहा है कि जो रिजल्ट होता है, जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कितना इफेक्टिव रहा है, क्या कॉस्ट लगी इसके पीछे और कितना हमें रिजल्ट मिला है, उसे हम लोग आउटकम इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो पहली वाली क्या थी, वो इंप्लीमेंटेशन की जब इवैल्यूएशन करते हैं प्रोसेस इवैल्यूएशन हो गया। सेकंड वाला जब हम रिजल्ट की इवैल्यूएशन करते हैं उसे आउटकम इवैल्यूएशन कहते हैं। थर्ड है इसमें डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन। डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन क्या है, इसमें मेन फोकस होता है फैसिलिटेटिंग इनोवेशन एंड लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हमने कोई नई चीज़ डेवलप करी है, कोई नई इंटरवेंशन टेक्निक, ठीक है, कोई नया टीचिंग मेथड, कोई नई अप्रोच जब बनती है, जब हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं उसे डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन कहते हैं। कि जब किसी नई चीज़ का डेवलपमेंट होती है कि ठीक है, कोई नई अप्रोच, कोई नई इनोवेशन, ठीक है। तो तीनों में की टर्म्स क्या है, प्रोसेस इवैल्यूएशन में की टर्म है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की इवैल्यूएशन को प्रोसेस इवैल्यूएशन कहते हैं। आउटकम इवैल्यूएशन में क्या है, रिजल्ट की इवैल्यूएशन को आउटकम इवैल्यूएशन कहते हैं। डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन में क्या है, इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन की इवैल्यूएशन को हम लोग डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू एंड इवन इनोवेटिव अप्रोचेस टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स। कि हम कुछ नया तरीका, कोई नई अप्रोच जो आज तक पहले नहीं बनी थी, उसकी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इवैल्यूएशन को हम लोग डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन कहते हैं, क्योंकि अभी वो इंटरवेंशन डेवलप हो रही है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हमने पढ़ी, और इसी के साथ जो हमारा इवैल्यूएशन वाला टॉपिक था ये भी इधर कवर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने BPCC 110 अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के यूनिट 5 को कवर कर लिया, ठीक है। इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन इसका नाम था। इंटरवेंशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मैपिंग, ये हमने कवर कर लिया। क्या डिज़ाइंस होते हैं, क्या डिज़ाइन होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इंटरवेंशन को, वो हमने कवर करा, ठीक है। क्या किस जो इम्पैक्ट होता है, जो भी इंटरवेंशन का जो इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो इफेक्ट होता है, उसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं वो हमने पढ़ा। इवैल्यूएशन हमने पढ़ा, और कितने टाइप्स की इवैल्यूएशन होती है ये हमने पढ़ा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।